देश में जब भी प्रदेशों और राज्यों की बात होती है तो सफल मुख्यमंत्रियों का जिक्र होना लाजमी हो जाता है। ऐसे में कुछ गिने चुने नाम ही सामने आते हैं और उस पर अगर महिला मुख्यमंत्री की बात हो तो एक ही नाम सामने आता है जिसने अपने राजनीतिक कौशल्य के बूते 3 बार मुख्यमंत्री होने की हैट्रिक लगाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की, जो पिछले 15 सालों से दिल्ली के तख्त पर राज कर रही हैं और इस वक्त इंडिया न्यूज के साथ बात करने के लिए हर मुद्दों पर खुले अंदाज में हमारे साथ मौजूद हैं। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जीत का मंत्र क्या है? आप 3 बार लगातार ये तो मैंने इसकी परिभाषा मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने जो काम किया, सरकार की नीतियां जो बनाई, वो कांग्रेस की फिलॉसफी पर आधारित है। उसको जब दिल्ली को बदलते हुए देखा और मन में लोगों के एहसास हुआ, वही राज कह सकती हूँ कि जब लोगों को दिखाई दिया तो नकार नहीं सकते थे। कितना ऑपोजिशन में कोशिश करी और अगर जो महसूस हुआ, जो सोशल सेक्टर के हमने कार्य किए, एजुकेशन में करा, हॉस्पिटल्स में करा, ट्रांसपोर्ट में करा, ये सब चीजें जो है वो सामने आ गई, तो यही राज हो सकता है। जीत का मूल मंत्र आप इसे ही मानती हैं कि विकास की बात हो, लोगों की बात हो? जी हाँ, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ कास्ट चलता नहीं है। इसी लोग समझते हैं कि बाकी भारतवर्ष में किसी कास्ट एक इलेक्शन को स्वे करता है, उसके परिणामों को प्रभावित करता है। अच्छा, शीला जी, चूंकि बात हो रही है आपसे, तो आपकी बचपन की कोई ऐसी यादें? आपको याद होगा 15 अगस्त 1947 में जब झंडा फहरा था, तब की ऐसी कोई यादें जो आपको याद हों? और बचपन की मेरी, जब मैं अपने मायके में थी, तब तो यही यादें हैं कि मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत ही एक आइडल के तरीके से थे हमारे लिए। स्ट्रिक्ट जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए और बहुत अंडरस्टैंडिंग जहाँ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं 3 बहनें हैं हम, कोई मेरी भाई नहीं था। तो उस जमाने में मेरे माता पिता ने हम तीनों को ये नहीं महसूस होने दिया, शायद उनके दोस्त और रिश्तेदार अगर जो कहते भी होंगे कि लड़का नहीं है, उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दिया। और वही एजुकेशन दी जो शायद वो यदि हम लड़के होते तो देते। अच्छी एजुकेशन दी, मैं MA तक पढ़ी, मेरी बहनें BA तक पढ़ी, सोशल वर्क पे काम किया। तो एक माहौल बहुत अच्छा, एक सुखद और अच्छा। हमने कभी परिवार में आपसी मतभेद नहीं देखे थे, बिल्कुल नहीं, कि ये चाचा है, चाची है, बुआ है, कौन है, मामा है, मामी है, तो ऑल वेरी सो। इससे मेरे ख्याल में अब जब मैं सोचती हूँ कि एक बड़ा स्टेबल चरित्र उभर कर आया हम सबका। उसके पश्चात जब शादी होकर, विवाह होकर उमा शंकर दीक्षित जी के परिवार में गई, मेरे पति IAS ऑफिसर थे, उसमें भी हमने यही माहौल पाया। और मेरे फादर इन लॉ और मेरे पति और मेरे मदर इन लॉ, उन तीनों ने भी मुझे बहुत इंस्पायर करा। मेरी मदर इन लॉ सीधी सादी, बहुत तकलीफें झेल कर फ्रीडम स्ट्रगल में। शीला जी, लेकिन ये कितना बड़ा सांस्कृतिक बदलाव था पंजाबी परिवार से कानिकुब्ज परिवार में जाना। मेरा परिवार पंजाबी ही नहीं है, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर बदलाव जरूर लगा। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मुझे इतना बड़ा जब घूंघट का पहनना पड़ा तो मुझे बहुत ही अटपटा लगा कि ये क्या हो गया। और मैंने अपने पिता को उस घूंघट के नीचे एक पोस्टकार्ड लिखा कि मैं समझती हूँ कि मैं 16वीं सदी में आ गई हूँ। तो बदलाव था, लेकिन रहन सहन का बदलाव था, खान पीन का बदलाव था, लेकिन स्नेह और इज्जत इतनी ज्यादा मिली कि फिर वो चीजें, आपको छूट मिल गई तो? हाँ, कोई मायने नहीं रखती थी। और क्योंकि मेरे पति एक ही मेरे सास ससुर के बेटे थे,
तो मुझे भी कुछ एहसास हुआ कि भैया मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा न महसूस हो कि मैं डिफरेंट हूँ। तो उसमें ढल गए और अब तो खैर कोई सवाल ही नहीं। शीला जी, आपके स्कूल की यादें कुछ? हाँ, स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस सेंट मैरी में मैं पढ़ी। बेहद अच्छा स्कूल था। हम शायद 15-20 लड़कियां होती थी। कुछ टीचर्स ऐसी थी, मिसेस दास, क्रिश्चियंस थी मोस्टली, और नन्स थी जिसको आज तक हम याद करते हैं। आप यकीन मानिए, क्योंकि मेरे माता पिता धर्म के जो वो होते हैं, धर्म के जो कांड होते हैं, हाँ, कर्म कांड होते हैं, वो कभी नहीं हमारे घर में हुए। तो मैं चर्च जाया करती थी क्योंकि सवाल था, ये नहीं पता था कि ये चर्च है, बस है एक भगवान। तो जब एग्जाम्स आते थे तब वहां चली जाती थी। स्पोर्ट्स भी खेलते थे हम, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल वगैरह। छोटे कद की हूं मैं, इसलिए जितना उसमें सक्रिय हो सकती थी नहीं हुई। टेनिस भी खेली मैंने और बहुत आनंद आया। आज भी बहुत सारी मेरी सखियां और सहेलियां उसमें हैं, संपर्क में हैं और हम साथ मिलते रहते हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर यादें हैं। छोटी छोटी चोरियां, दुकान पे जाना तो एक चॉकलेट अपने बेटे में डाल देना, तो ये सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ एडवेंचर में हुआ। लेकिन जो वैल्यूज थे वो दिखाने के नहीं थे, वो अंदर से आते थे। तो कोई ऐसा, आज भी जब भी स्कूल के सामने से आपका काफिला गुजरता होगा तो आप नॉस्टैल्जिक कुछ यादें? नहीं, बिल्कुल होती है। चर्च देखती हूँ तो याद आता है कि मैं किस तरह से जाके जाया करती थी। और जो स्कूल के सामने से जाती हूँ तो वहां पर ये एहसास होता है कि इस क्लासरूम में मैं पढ़ी थी, इसमें 7th में पढ़ी थी, इसमें 8th में पढ़ी थी। तो और हमारी नन्स जो थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि मोस्टली उस वक्त फॉरेनर्स थी, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, नन्स का जब खाना बनता था उस किचन में हम लोग जरूर ताकते थे, खुद इतना खा लेती है, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो ये फैसले होते थे और जरूर जो खुशबू आती थी बहुत अच्छी लगती थी। और शीला जी, चूंकि हम बचपन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, स्कूल आया, मिरांडा कॉलेज की भी आपकी कुछ ऐसी यादें होंगी जो, और मुझे एक कहीं से स्मरण आता है कि आपके साथ कुछ रैगिंग का भी मसला हुआ था। नहीं, ऐसा कोई, जैसे नॉर्मल रैगिंग। मिरांडा हाउस में गई, मेरे सारे परिवार में सिवाय मेरे माता पिता ने उसका विरोध किया, इसलिए कि उस वक्त मिरांडा हाउस बहुत ही फ्रीडम वाला एक कॉलेज माना जाता। हाँ, डिफरेंट। तो सबने ये कहा आप इंद्रप्रस्थ में डालिए, उस वक्त 2 कॉलेजेस थे, इंद्रप्रस्थ में डालिएगा। लेकिन मेरे माता पिता ने कहा कि ये बड़ा एक खुले एटमॉस्फेयर में जन्मी है और पली है, तो ये उसमें जाना चाहती, जाने दीजिएगा। और ये भी हुआ कि उसके साथ साथ कि वी हैव टू ट्रस्ट आवर गर्ल्स, दे विल ग्रो अप, लेट देम फेस चैलेंजेस। तो गई मैं मिरांडा हाउस में। मिरांडा हाउस में वाकई में बहुत खुला एटमॉस्फेयर था। हम लोग कॉफी हाउस भी चले जाते थे, आ जाते थे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के लड़के या हिंदू कॉलेज के अंदर नहीं आते थे, लेकिन बाहर सब जगह मिलते थे। जहां तक रैगिंग का ताल्लुक है, वो सही आपने कहा। मेरी भी रैगिंग उतनी ही हुई जितनी औरों की होती है। होली के रंग लगा दिए गए, क्योंकि पेंट वेंट का जमाना नहीं था, और दुपट्टे को छुपा दिया। और लेकिन उसमें कोई ये छोटी छोटी चीजें, ये आप चल रहे हैं, आप तो पैर लग गया और फटाक से आप गिर गए, कुलांटी खा के, इस तरह से। लेकिन उसमें कोई वायलेंस नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। इट वॉज जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, बिकॉज द सीनियर्स आर जूनियर्स, ये अभी आए हैं, इनको कुछ यहाँ की सभ्यता और पता होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे मेरे से पैसे ले लिए गए। हमें उन दिनों में कोका कोला नहीं था,
लेमन जूस दे दो, सोडा दे दो, नींबू पानी दे दो, तो इस तरह के लेमनेड दे दो, बिस्किट्स खिलवा दो, तो वो खूब हमारे ऊपर खाया। बट दीज वर इनोसेंट थिंग्स, रियली इनोसेंट। शीला जी, एक और बात याद आती है, वो जब आप डीटीसी की 410 नंबर की बस में चला करती थी, कोई एक विनोद नाम के युवा उसमें चला करते थे, जरा वो स्मरण। वो केवल बस में ही नहीं चाहते थे, एमए की क्लासेस यूनिवर्सिटी में होती थी, तो एमए की क्लासेस में विनोद सेंट स्टीवन से और मैं रैंडा हाउस से और कुछ हेल्थ कॉलेज, सब बच्चे पढ़ते थे। वो क्लास होगी शायद 20-1 लोगों की। तो हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते थे, एंशिएंट हिस्ट्री ली थी, तो उसमें लोग तो हिस्ट्री सुना करते थे, विनोद और मैं नॉट्स एंड क्रॉसेस खेला करते थे। इत्तेफाक की बात है, कोई ऐसी। लेकिन वो फिर जब मिलते गए, बहुत सारे काम इकट्ठे किए, एक्टिंग करी कुछ प्लेस में, कुछ उनके यहाँ डिबेट्स में गए, वो कुछ हमारे यहाँ डिबेट्स में, नॉट इनसाइड द कॉलेज बट आउटसाइड किया, तो वो एक जानकारी बढ़ती रही। और एक दिन अचानक 10 नंबर की बस आया करती थी फ्रॉम रैंडा हाउस टू सिंधिया हाउस, उसमें चले, तो विनोद ने एकदम कह दिया कि मैंने अपनी माँ से कहा है कि मुझे एक अपना जीवन साथी मिल गया। मैं पहले तो समझ नहीं पाई क्या आप बोल रहे हैं। उसके बाद में कहा, डू यू नो आई एम प्रपोजिंग टू यू? सो आई सेड ओह। तो वो एक मुझे 10 नंबर अब तो पता नहीं है भी या नहीं। यानी डीटीसी की बस में आपको जीवन साथी मिला था, ये कहा जा सकता है। संपन्न हुआ, मिले तो पहले ही, लेकिन वो रिश्ता जुड़ा।